Somebody once asked Indira Gandhi ji, in the matter of foreign policy, do you lean left or do you lean right? And Indira Gandhi ji answered, I don't lean left or right, I stand straight. I'm Indian and I stand straight. And the BJP and the RSS have a different philosophy. When asked, do you lean left or do you lean right? They say, no, we bow our head right in front of every foreigner that comes in front of us. मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आजकल आप लोग बहुत सुन रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी तो एक आयरन लेडी थी और जो वो कर सकती हैं वो और कोई प्राइम मिनिस्टर हमारी कंट्री का नहीं कर सकता। हालांकि क्या कोई भी लीडर नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा उनका ये जो एक नैरेटिव सेट किया गया है। तो इसी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे शैलेंद्र गौतम जी से, जो इंदू के पापा और द स्पीकर के आईडी है इनकी ट्विटर पे, उसके नाम से जाने जाते हैं और बहुत मशहूर हैं और इनकी बातें भी बहुत बढ़िया होती हैं। तो इनकी मैंने बातें सुनी हैं इंदिरा जी के बारे में और जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में, तो मैंने कहा चलिए इनसे बात करते हैं। नमस्कार गौतम जी। नमस्कार, धन्यवाद पायल जी मुझे अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे चैनल पर मैं आ रहा हूँ, इसके लिए सहृदय थैंक यू सो मच। आपके सभी दर्शकों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। एंड प्लीज गाइस डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। गौतम जी, पहले तो आप ये बताइए कि ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो इसके लिए सब बोलने लग गए कि फ्लॉप हो गया कांग्रेस के लोग एंड देयर स्टूजेस बोलने लग गए। तो आप इसको कैसे कंपेयर करेंगे 1971 से कि उन्होंने कहा हमने तो बांग्लादेश को, हमने पाकिस्तान को 2 कंट्रीज में डिवाइड कर दिया, ये सब इसके बारे में आप कुछ बताएं मुझे। बिल्कुल, मैं इस सवाल को 2 धड़े में लेता हूं। पहला तो ये कि लोगों ने ये 1971 को लाकर इंदू की फोटो लगाकर इंदिरा जी की कैसे चालू किया। ये कहानी है कि कांग्रेस और सर्वदलीय बैठक मोदी बुलाते हैं, उन्हें वहां पर मजबूरन देश हित में हाँ करना पड़ता है कि हाँ भाई हम किसी भी मतलब। और जब आपने इंटरव्यू देखा हो, जब खड़गे जी और राहुल गांधी जी आते हैं तो चेहरे बुझे हुए थे और यही कह रहे थे कि हम तो देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं और सेना के साथ हैं। तो ये एक उनकी मजबूरी थी देश का साथ देना, लेकिन पीछे अपने स्लीपर सेल को उन्होंने एक्टिव कर रखा था कि तुम किसी भी तरीके से मोदी की बुराइयां करो, सरकार की बुराइयां करते रहो। तो इस पूरे युद्ध के दौरान भी आपने 3 फेज देखे होंगे। जब पहले 10 दिन मोदी जी तैयारी करते हैं तो यही स्लीपर सेल कहता है कि तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे हो, और जब मोदी जी अगले 4 दिन लगातार प्रहार करते हैं, धूम धड़ाम होती है, तो कहते हैं से नो टू वॉर, शांति चाहिए, हम बुद्ध का देश है। और फिर जब अचानक सीज फायर भी नहीं होता, सिर्फ सीज फायर का ऐलान वहां से होता है, तो फिर ये चालू हो जाते हैं कि तुमने रोक क्यों दिया। मतलब कहानी ये है कि इनकी विडंबना सरकार है, इन्हें देश, धर्म, युद्ध और पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं है, इनकी विडंबना सरकार है। अब आते हैं इनके दूसरे मुद्दे पे। जैसे ही सीज फायर होता है, अचानक ये फ्लैशबैक में चले जाते हैं। इनको इंदिरा गांधी याद आने लगती कि इंदिरा गांधी जैसा बनना मुश्किल है। बिल्कुल सही बात है, मैं तो पूरी तरह कहता हूं इंदिरा गांधी जैसा बनना बहुत बहुत मुश्किल है। इतना क्रूर हो जाना, इतना स्वार्थी हो जाना सबके बस की बात नहीं है। इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ, अनचाहा युद्ध था। यहां 12-13 दिन में तो तुम रोने लगे, बिलखने लगे, चीखने लगे। और वहां अप्रैल का युद्ध की तैयारी करने के बाद इंदिरा जी दिसंबर में जाकर के युद्ध पर पहुंचती हैं। और युद्ध पर पहुंचना कोई वो जानबूझकर नहीं पहुंची थी। पहुंचने के लिए केजीबी एक्टिव थी। तत्कालीन सोवियत संघ जो हुआ करता था, उसकी जो गुप्तचर संस्था थी, जिसकी सब जगह रिपोर्ट है, भारत की सरकारों में बैठी हुई थी। ये सारा का सारा उसका खेल है। और जिस दमदारी की बातें कर रहे हैं ये कि निक्सन के कॉल को इन्होंने कह दिया मैं नहीं मानती, तुम्हारा 7वां बेड़ा आ रहा है, मैं तो भी लड़ाई करूंगी, और अगले 2 दिन में फैसला कर दिया। वो निक्सन के बेड़े को नहीं, रसिया की पूरी टीम यहां बैठकर कह रही थी हम यहीं पर हैं, क्योंकि रसिया हमारी सरकार को मोल्ड कर रही थी। और रही बात बांग्लादेश बनाने की, तो बनाना तो ठीक है, अंत में इस युद्ध में मारे गए सैनिक, हमारे 55 से ज्यादा युद्धबंदी जो कि बहुत बड़े रैंक के अधिकारी थे, और 93,000 को यहां बैठा के खिलाना पिलाना, उनकी इबादत कराना, 3 सालों तक 93,000 लोगों को बैठाते हो, खिलाते हो, और फिर अचानक एक नोबल शांति पुरस्कार के लिए इंदिरा गांधी जी झुक जाती हैं उसी अमेरिकन सरकार के लिए और कहती है पूरे के पूरे छोड़ रही हूं, मेरे 54 भी मत दो। इससे घटिया निम्न स्तर की नीच डील किसी ने भी नहीं की होगी।
93,000 सैनिक तुम्हारे कब्जे में थे, तुम अपने 14 नहीं छुड़ा पाई या 54 नहीं छुड़ा पाई, और वो मर गए वहां पर, आखिरी सांस ली। उसके बाद तुम जाती हो सिंधु जल समझौता करके आ जाते हो, उसके बाद तुम समझौता करते हो, संधि पर समझौता करते हो, तुम्हारे इतने सैनिक मारे गए, और बांग्लादेश बनने के बाद क्या मिला? मैं तो कांग्रेस की सरकारों से पूछना चाहता हूं, जिस हिंदू को तुम याद कर रहे हो, बांग्लादेश बनने के बाद तुम्हारे यहां 3 करोड़ बांग्लादेशी घुसपैठिए मिले थे उस युद्ध में। 93,000 सैनिकों का भोजन, पानी, रहना, कपड़े 3 साल तक, और 3 करोड़ बांग्लादेशियों का यहां आकर घुस जाना, जो अब हमारे लिए समस्या बन चुके हैं, और अपने 54 लोगों को वहां मरने के लिए छोड़ देना। अगर किसी युद्ध की यह प्राप्ति है, तो इंद्रा जैसा बनना आसान नहीं है। सारी शक्तियां होने के बाद सब कुछ टेबल पर हार जाना, यूं निर्लज्जता के साथ, ऐसी जीत पर, ऐसे नेता पर तो जनता थू करेगी। अच्छा, एक और चीज गौतम जी, आप मुझे बताएं कि इन्होंने देश तो, ये इनके पास ये भी चॉइस थी ना, ये बांग्लादेश की पूरी टेरिटरी इंडिया के साथ जोड़ लेती, क्यों नहीं जोड़ी इन्होंने? अरे कहां बड़ी बातें कर रही हैं? जो 93,000 के बदले 54 न ला सके, वो बांग्लादेश को पूरी टेरिटरी बनाने के बदले कम से कम अपनी चिकन नेक तो बड़ी कर सकती थी। चिकन नेक जो 22 किलोमीटर का एरिया है, जिससे हमारी 7 सिस्टर्स जुड़ती हैं, जिस चिकन नेक को भी बांग्लादेश का वो कार्यवाहक जो वहां का है, उसने भी कहा जाकर चीन में कि इसे हम कभी भी काट सकते हैं। उस चिकन नेक को बड़ा कर लेती, जो 22 किलोमीटर के एरिया, उसे तुम 50 किलोमीटर। लेकिन तुमने जैसा पाकिस्तान 1947 में बना के दिया था, वैसा का वैसा थाली में सजाकर उन्हें दे दिया, और तुम्हें क्या लगा ये खुश होंगे? हरे टिड्डे शाबाशी देंगे? हरे टिड्डों ने आज तक किसी को शाबाशी नहीं दी, उन्होंने अपने फैमिली को नहीं दी, तुम्हें कहां से देंगे? 3 करोड़ बांग्लादेशी यहां रह गए, और तुम्हारा चिकन नेक उतना का उतना ही रह गया। तुम चाहती तो अपनी टेरिटरी बनाती, तुम चाहती तो वहां पर अपने सत्ता बैठाती, अपना गवर्नर बैठाती, सारे हथियार थे, पर अचानक यूं सब कुछ हार जाना। अगर ये जिंदा दिली है, ये आयरन लेडी है, ये आयरन लेडी होने के गुण अगर ये हैं, तो फिर मैं तो उस चुंबक को ढूंढ रहा हूं, जिस आयरन लेडी को, जिस चुंबक ने इस आयरन को चिपका लिया था खचाक से, और चिपक के इसने सरेंडर कर दिया कि मैं युद्ध, वहां पर तो मेरी सेना जीत गई है, सेना ने युद्ध जीता था, लेकिन इंदिरा ने युद्ध हारा था टेबल पर बैठकर। यही सत्यता है। एक और चीज है, जैसे इंदिरा गांधी जी के अरेस्ट के वारंट आते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से, एक आता है, जजमेंट आती है, तो इन्होंने अरेस्ट होने के बजाय, अगर ये इतनी आयरन लेडी थी, दिखाती लोगों को अरेस्ट होती, इन्होंने इमरजेंसी लगा दी। तो सत्य तो है, इंदिरा गांधी बनना आसान नहीं, उसके लिए कोर्ट पे जाकर कोई मतलब नहीं है। लोगों को प्रताड़ित करो, दंड दो। अब लोग कहते हैं कि कितना अनरेस्ट है, 16 लोग, 27 लोग मारे गए। अभी लोगों ने ये पूछा, कितनी क्रूर महिला थी, मैं ये कह रहा हूं, लोगों ने ये कहा कि हे मोदी, तुम ये बताओ कि कैसे 26 लोगों की हत्या हो गई? तुम तो कहते थे बड़े सुरक्षित हो, कैसे 26 लोगों को हत्या करके गए? अरे मैं तो कहता हूं, हे कांग्रेसियों, तुम ये बताओ कि देश के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री निवास के अंदर गोलियों से भून कर हत्या कर दी जाती है, वो कैसी सुरक्षा थी? तुम ये बताओ। आई नो, रियली इट वाज शॉकिंग। ये हाँ, बहुत बड़ी घटना है। देश के प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री निवास के अंदर हत्या कर दी जाती है, वो सुरक्षा थी। और यहां किसी पाकिस्तानी दुश्मन देश के कॉर्नर पर कुछ लोग आकर हत्या करते हैं धर्म पूछकर, उस पर तुम सवाल खड़े कर रहे हो। वहां तो संभावित है आतंकवादी हमले, और यहां प्रधानमंत्री का घर सुरक्षित नहीं था। फिर कोर्ट का एक आदेश आता है, तुम्हें पेश होना है, तुम जाते, तुम करते। तुमने कभी, कांग्रेस ने इस देश के लोकतंत्र का कभी सम्मान नहीं किया, लोकतंत्र का दमन किया है। हाँ, लेकिन एक चीज अच्छी की है इन्होंने, नरेटिव बहुत अच्छे बनाए हैं। मुझे अब भी याद है, बचपन में 2-2 लड्डू लेकर धूप में बैठकर 15 अगस्त के दिन इस परिवार की लगी हुई 3 फोटो, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इन 3 फोटो पे चढ़ी हुई माला, और किसी किनारे पर रखे हुए सुभाष चंद्र बोस, और सारी कहानियां, सारे गाने, सारे भाषण महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर आकर समाप्त हो जाते थे, और वो 2 लड्डू खाता में चला जाता था। इन्होंने बताया है कि इस देश में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सिर्फ गांधी और नेहरू परिवार था। इन्होंने यही बताया है कि इस देश में अब तक जो भी गांधी नेहरू परिवार ने किया है, इन्होंने लकीरें बहुत बड़ी खींची हैं। झूठे बयानों, झूठे पोस्टरों से इन्होंने बहुत बड़ी तस्वीरें बनाई हैं। आयरन लेडी तो थी,
चुंबक ढूंढना बहुत आवश्यक है। वो ब्रह्मचारी जी थे, धीरेन्द्र जी, या कोई और था, या मथाई जी थे, यह जानना बहुत आवश्यक है। एक और चीज है, जैसे कि आयरन लेडी बोलते हैं। और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि कभी भी जब भी मोदी जी का किसी से कंपैरिजन करना होता है, इनको ना नेहरू जी मिलते हैं, ना नरसिम्हा राव जी मिलते हैं, ना मनमोहन सिंह जी मिलते हैं, ना राहुल मिलता है, ना सोनिया गांधी मिलती है, ना प्रियंका मिलता है। ये दूर दूर जाके एक इंदिरा गांधी से एक मतलब कि इन्होंने इनके बाकी जितने भी पीएम रहे हैं वो सब बेकार रहे हैं। देखिए, नेहरू जी के साथ तो इसलिए कंपैरिजन नहीं करते क्योंकि अक्साई चीन देने में और भारत का बंटवारा करने में, और दोनों तरफ एक तरफ बांग्लादेश और एक तरफ ये शोले की वही फिल्म याद आ जाती कि आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ और बाकी मेरे साथ आओ। तो नेहरू और गांधी ने तो यही किया था कि सुनो हरे टिड्डो, आधे पाकिस्तान की तरफ जाओ आधे बांग्लादेश की तरफ जाओ और बाकी यहीं रुक जाओ क्योंकि इनको अभी और दंड देना है, ये और प्रताड़ित हो जाए। तो देश का बंटवारा जब धर्म के आधार पर हुआ था तो बाकी यहाँ क्यों रह गए, और दोनों तरफ तुमने दोनों तरफ से भारत को कष्ट देने चालू करवा दिए। इसलिए नेहरू जी चारित्रिक रूप से भी थोड़े से गिरे हुए व्यक्ति थे। एडवीना के साथ उनके किस्से और बहुत महिलाओं के साथ उनके किस्से और एडवीना के साथ उनके प्रेम पत्रों का उजागर होना और एडवीना की बेटी का उन्हें नीलामी के लिए लाया जाना, ये सारी चीजें नेहरू पर लगे हुए दाग हैं। 1962 का चीन का युद्ध हार जाना, चीन के साथ जाकर पंचशील का सिद्धांत करना, और उस सिद्धांत के बाद पंचशील का 5 वर्ष तक हम क्या करेंगे और अगले ही वर्ष वो ठोक देता है। और मैडम कैनेडी के साथ इनके किए गए व्यवहार, दुर्व्यवहार, वो सारी चीजें आज मार्केट में हैं। तो ये सारी चीजें, तो नेहरू तो पहले ही गायब हो गए। लाल बहादुर शास्त्री को ये याद नहीं करना चाहते, 2 अक्टूबर को दोनों की होती है जयंती, लाल बहादुर शास्त्री की इतनी छोटी फोटो लगाते हैं और गांधी जी की इतनी बड़ी लगाते हैं। उसके बाद आती है इंदिरा जी। इंदिरा जी का सौभाग्य ये था कि इंदिरा जी सौभाग्यवश उस समय एक शानदार सेना नायक और भारतीय सेना की अदम्य साहस से भारत ने युद्ध जीत लिया, सेना के साहस से युद्ध जीत लिया, जो टेबल पर पूरी तरह हार गई, परंतु उस युद्ध की जीत का तमगा तो उसके पास था। हालांकि उससे पाने वाले फल की प्राप्ति का किसी को नहीं पता। जैसे आपने किसी व्यक्ति ने जीवन भर पढ़ाई की हो और 15-20 साल किसी एग्जामिनेशन की तैयारी की हो और 60 वो पंचर ही रहा हो, तो आप भी पूछेंगे इतनी सारी डिग्रियों का क्या मतलब है। बिल्कुल इसी तरह युद्ध सारा जीत जाना और लास्ट में हाथ में ठन ठन गोपाल रह जाना, ये इंदिरा जी का प्रश्न है। उसके बाद राजीव जी आते हैं, बेचारे को पायलट बनना था तो नेता बना दिया। अब वो यहां भी ऐसे ही चला रहा था और अचानक एक दिन चले जाते हैं। सोनिया जी ने जो भी किया है पीछे रहकर किया है, पर्दे के पीछे से इनके पास, और पप्पू जी तो किसी काम के है नहीं, राहुल जी। तो इनके पास इस पूरे लेन देन में एक महिला ही है, वही महिला के साथ सबका कंपैरिजन करना है जो महिला हारी हुई है। और फिर जैसे ही आप पायल जी, इंदिरा जी के नाम के साथ जैसे ही इमरजेंसी का आप पोस्टर खड़ा करेंगी, अच्छा इंदिरा जी वही जिसने इमरजेंसी लगाई थी, ये तुरंत भाग कर खड़े हो जाते हैं, जैसे पाकिस्तानी सेना भी भाग रही थी, बिल्कुल उसी तरह। तो कांग्रेसियों की आदत है, इंदू इंदू करेंगे और जैसे ही आप उस बिंदु पर पहुंचेंगे ये भाग जाएंगे। अच्छा, इंदिरा गांधी जी के बारे में कितना अनाप शनाप लिखा जाता है, मतलब शी हैज बीन अ प्राइम मिनिस्टर, फिर भी लोग उनके बारे में पता नहीं किस तरीके के उनके ऊपर इल्जाम लगाते हैं। नेहरू जी के ऊपर भी लगाते हैं और इंदिरा जी के ऊपर भी लगाते हैं। इनमें कितनी सच्चाई है? देखिए सच्चाइयां, अगर मैं कहूं कि एडवीना के साथ उनके संबंधों को लेकर कई बार चर्चा हुई इस देश में नेहरू जी के, ये तब तक पब्लिक में नहीं आई क्योंकि एडवीना को उनके द्वारा लिखे गए जो प्रेम पत्र थे वो एडवीना की बेटी ने नीलामी के लिए रखे थे, जो कि तब जाकर उजागर हुए। ठीक, और ये मैं नहीं, लंदन ब्रिटेन में रहती थी वो, आज से 15-10 साल पहले उन्होंने नीलामी के लिए, भारत सरकार ने उस पर अपना एक्शन लिया और उन्हें दबाया। नीलामी की साइट पर वो प्रेम पत्र आ चुके थे, तो प्रेम अभी भी पत्र है? भी थे एडवीना के। हाँ बिल्कुल, आज भी है। दूसरी चीज, किताबों में जो लोग उस समय के उनके साथ रह रहे थे उन्होंने बड़े स्पष्ट रूप से, एओ मथाई ने जी ने लिखा है रेनेसेंस ऑफ नेहरू, अगर आप उस किताब को पढ़ेंगे तो आपको वहां पर नेहरू जी के सारे वो डिटेल मिल जाएंगे कि वो किस तरह के व्यक्ति थे। कामुक व्यक्ति के रूप में उन्हें दिखाया गया है। और एओ मथाई जी 10 सालों तक उनके पीए थे, यह भी नहीं कि कोई विपक्षी था, पीए थे वो व्यक्ति। अगर नेहरू जी के बारे में यह लिख रहा है तो फिर तत्कालीन जो एम्बेसडर थे
जॉन एफ कैनेडी के टाइम पर इंडिया के जो एम्बेसडर थे वो ये लिख रहे हैं नेहरू जी के बारे में कि नेहरू जी जब अमेरिका आए तो जॉन एफ कैनेडी से ज्यादा उनकी पत्नी पर उनका इंटरेस्ट था। फिर जब उनकी पत्नी इंडिया आती हैं तो उनके साथ उनका इंटरेस्ट था। उन्होंने अपनी बुक में लिखा, जो तत्कालीन एम्बेसडर थे, और भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई विदेशी राजनयिक इंडिया आता है तो वो 7 रेस कोर्स में रुकता है। प्रधानमंत्री के निवास पर वो थी लेडी जो कैनेडी। तो विचारणीय तथ्य है, मैडम कैनेडी ही क्यों रुकी, और कोई राजनयिक आज तक क्यों नहीं रुका प्रधानमंत्री निवास में? फिर दूसरी कहानी, इंदिरा वो प्राइम मिनिस्टर के घर में रुकी थी। यस। अच्छा, इनकी जवाहरलाल नेहरू जी का वो भी बताया गया, उनकी वाइफ को टीबी था या कुछ था, वो क्या था? टीबी था, वो विदेश में मरी, उनको टीबी हो चुका था, वो विदेश में मरी और वहीं मर गई, और नेहरू जी उन्हें आखिरी समय पर देखने भी नहीं गए। ये भी सत्यता है, और इसमें कहीं कोई कहने लायक बात तो उनको दफनाया गया था कि उनका क्रिमेशन हुआ था? यह डिटेल अब तक मेरे पास नहीं है, परंतु इस पर पढ़ना पड़ेगा। और इंदिरा जी के बारे में, उनके हस्बैंड जी के बारे में, हस्बैंड तो ठीक है, हस्बैंड तो इंदिरा जी के बहुत चर्चाओं में नहीं रहे, क्योंकि यहाँ पर हस्बैंड वाला लगता है कि जैसे मुझे कई बार ऐसी व्यक्तिगत फीलिंग है कि गांधी परिवार में हस्बैंड ठीक ऐसे ही रखे जाते हैं जैसे हम लोग अपने घरों में एक गार्ड रखते हैं कि घर पे कोई घुसने ना पाए, आने ना पाए, सुरक्षा पूरी रहे, लेकिन घर पर उसका अधिकार नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे ही हस्बैंड थे उनके भी। अभी आप प्रियंका जी के भी देख लें तो उनका भी हस्बैंड ऐसी है, अपना जमीन वमीन इधर उधर करता रहता है, उसको कोई मतलब नहीं, उसको ऐसे इग्नोर करो टाइप से। वो एक पिक्चर आई थी 3 इडियट, उसमें बोलते इग्नोर कर, तो बिल्कुल इग्नोर कर टाइप से। तो इनको इग्नोर किया गया। लेकिन धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के साथ उनके किस्से बहुत सारे, ब्रह्मचारी जी के साथ उनकी तस्वीरें भी गजब की वायरल है। इसके अलावा एओ मथाई जी, जब नेहरू जी अपने जीवन के उठाव पर थे 1940 से लेके, मतलब 35 से लेके 40 के बीच में, 45 के बीच में, उस समय एओ मथाई जी पीए थे, और एओ मथाई जी ने इंदिरा जी को बड़ा करने में और बाकी चीजें सिखाने में बहुत सारी की है। यह पुस्तकों में लिखा है। तो उनके, इंदिरा जी के बहुत सारे प्रेम संबंध, मधुर संबंध लोगों से रहे हैं जो किताबों में वर्णित हैं। तो उन किताबों को हालांकि दबा दिया गया, अब उठ करके आ रही हैं। तो चारित्रिक रूप से जो गिरा हुआ रहा है या उस पर कोई प्रश्न उठा या लोगों ने पुस्तकों में लिखा है, वह आज नहीं तो कल। तो मैं तो एक कविता, 1-2 लाइनें बताऊंगा कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान और रहीमन ताबे ना दबे जाने सकल जहान। तो ये प्रेम प्रसंग है, ये कभी दाबे नहीं दबते हैं, ये आज नहीं तो कल उभर करके आते हैं। तो ये स्वाभाविक सी चीजें हैं, इन्होंने ऐसा किया है इसलिए आए। ये सारी जिन किताबें लिखी गई हैं इनके ऊपर, वो सारी किताबें बैन कर दी हैं कि वो हैं अभी भी कुछ किताबें तत्काल बैन थी, अब उन पर बैन खोल दिया गया। अब सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल है। रेड साड़ी करके कोई किताब निकली थी सोनिया गांधी जी की, वो भी बैन हो गई ना? अब वो भी बैन थी तत्कालीन, अभी तो मुझे नहीं पता बैन हटा कि नहीं। एक और पुस्तक नहीं मिल गई। वध क्यों, हाँ वो भी नहीं मिली। एक और पुस्तक थी गांधी वध क्यों, वो पीडीएफ में अवेलेबल है, वो बैन कर दी गई थी। उस पर बहुत सारी सत्यताएं थी कि गांधी का वध करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैं फिर से शब्द को दोहरा रहा हूं, गांधी की हत्या नहीं, गांधी वध। और वध किसका किया जाता है? भारतीय शास्त्रों में वध पापी का किया जाता है। इन्होंने आरएसएस को भी गोडसे के साथ जोड़ के और इन्होंने काफी बदनाम करने की कोशिश करी। और कई लोग हैं जो अभी भी मानते हैं कि गोडसे का आरएसएस का कनेक्शन मानते हैं और इल्जाम लगाते हैं आरएसएस पे। जो अभी आई फील कहीं ना कहीं आरएसएस हो गई या बीजेपी हो गई, विच इज अ पार्ट ऑफ अ सेक्शन ऑफ आरएसएस, वो इस चीज की गलतफहमी को दूर नहीं कर पाई। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं ना कहीं नहीं, इसकी गलतफहमी को कोई दूर भी नहीं कर सकता। आरएसएस का एक एजेंडा है, उनकी संघ की शाखा में एक भी दिन आया हुआ व्यक्ति, चाहे वह 1 घंटे के लिए जाए, 1 घंटे की शाखा होती है, एक भी दिन के लिए आया हुआ व्यक्ति स्वयंसेवक कहलाता है। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के संपर्क में 15 दिन रहा और फिर उसके बाद उसने कभी संघ की ओर मोड़कर नहीं देखा और फिर वह कोई भी घटना करता है, तो उसे संघ के स्वयंसेवक के रूप में जोड़ देने से संघ को कोई फर्क नहीं पड़ता। संभावनाएं यह है कि इन्होंने कहा कि इनका संघ से जुड़ाव रहा, जो कि संघ की किसी भी दायित्व पर नहीं थे। जब दायित्व पर नहीं है तो फिर वह कुछ भी करे, उसका दायित्व भी संघ पर या किसी संगठन पर नहीं होगा। तो उन्होंने किया, लेकिन इन्हें संघ की बढ़ती हुई ताकत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कितना बड़ा कश्मीर पर एक बड़ा आंदोलन चलाया, संघ की बढ़ती हुई ताकत और राष्ट्रवाद पर लोगों का रुझान देख करके तकलीफ हो रही थी। नेहरू जी
राष्ट्रवाद का भारत नहीं बनाना चाह रहे थे। वो एक लिबरल, सोशल, सेकुलर। नेहरू जी तो सेना भी नहीं चाहते थे। वो तो कहते थे देश में सेना की जरूरत ही नहीं। तो नेहरू जी ने अपने स्वयं कहा भाषण में कि मैं तो ये चाहता हूं देश में सेना ही नहीं रहे, पुलिस ही सब कंट्रोल कर लेगी। और ये आयरन लेडी का मानेकशॉ जी के साथ क्या प्रॉब्लम था? मानेकशॉ एक जानदार, शानदार आर्मी के जनरल थे, जिनके आगे सब झुकते हैं। वो गजब की पर्सनालिटी थी। जब उन्होंने कहा था कि जाओ हमला करो, तो जनरल मानेकशॉ ने कहा था कि अभी मैं हमला नहीं करूंगा मैडम प्राइम मिनिस्टर, मैं हमला तब करूंगा जब वक्त सही होगा। उन तो मैडम ने कहा था कि नहीं तुम अभी हमला करो, तो मानेकशॉ ने कहा मेरा इस्तीफा ले लीजिए किसी और। जनरल मानेकशॉ जनरल थे, वो सेना के थे, और हाँ। ये सेना पर दबाव बनाना चाह रही थी। जनरल मानेकशॉ और इनके बीच सदैव तनातनी रही, फिर भी जनरल मानेकशॉ ने देश के लिए युद्ध जीत कर दिया, जिसे ये बाद में हार गई। अच्छा, जब 1971 का वॉर इंडिया जीती, तो ये लोग कहते हैं वो इंदिरा जीती। पर अगर मोदी जी कोई वॉर जीतते हैं या मोदी जी कुछ चीज में वो करते हैं, तो ये फिर कहते हैं आर्मी को क्रेडिट दो, आप मोदी जी को क्यों क्रेडिट दे रहे हैं? इनके तो हेड्स भी इनके, टेल्स भी इनके। पर आई थिंक काफी एक्सपोज हो चुकी है गांधी फैमिली अब तो, लाइक कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। बिल्कुल। देखिए क्या है कि जब कागज और प्लास्टिक की बनाई हुई जो मूर्तियां होती हैं, वो धीरे 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 उनका रंग उतरना चालू होता है। फिर आप कितना भी पेंट करो, कितना भी, तो आयरन लेडी बना देना, या नेहरू को नए भारत का निर्माता बना देना, या राजीव गांधी को कंप्यूटर लाए थे। राजीव गांधी कंप्यूटर कब लाए थे? राजीव गांधी पहली बार प्रधानमंत्री ही कब बने थे? और कंप्यूटर कहां से? राजीव गांधी तो सिर्फ सोनिया गांधी लाए थे। सोनिया गांधी लाए थे, मतलब एंटोनियो माइनो लाए थे, और कुछ नहीं लाए थे। वो अभी तक हमारे लिए पीड़ा का विषय है। और कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर की बात कर रहे हो, वो कंप्यूटर को सर्विस देने वाली कंपनियां टीसीएस, पटनी कंप्यूटर जैसी कंपनियां 1968 से लेकर 72 के बीच में अस्तित्व में आ चुकी थी, और 72 से लेकर के अपनी सर्विसेज देना चालू कर चुकी थी। इन सबका एस्टेब्लिशमेंट डेट है 1968। टीसीएस, पटनी कंप्यूटर पायोनियर कंपनियां थी। तो तुम हम कंप्यूटर की सर्विस दे रहे थे, तो तुम कौन सा कंप्यूटर? अरे कहीं से खरीद के लाए होगे कंप्यूटर, तो ले आए होगे। तुम कब कंप्यूटर ले? तुम सिर्फ सोनिया गांधी लाए। तो ये इन्होंने हर, इनका जो चंपू भी नेता था ना, उसके नाम पे भी एक बड़ा तमगा जोड़ दिया। इसने ये किया था। राहुल जी पर अभी कुछ जोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि वो अभी तक कुछ नहीं लाए। वो मजाक मस्ती और बेवकूफाना स्टेटमेंट के अलावा कुछ नहीं ला पा रहे, तो उन पर अभी कुछ जोड़ नहीं पा रहे। वरना कल को, आज से 50 साल बाद, पायल जी ये भी कह सकते हैं कि राहुल गांधी जी ने ही कपिल शर्मा को शिक्षाएं दी थी। कपिल शर्मा लेकर आए थे, कपिल शर्मा शो। मुझे ऐसा लगता है मेरे बच्चे पढ़ेंगे। नहीं गौतम जी, आखिरी सवाल मेरा, अब जैसे मुझे इस चीज का ना रहस्य जानना है कि क्या ऐसी चीज है कि इतने पढ़े लिखे लोग, in spite of knowing how what all harm Congress has done to India and कितना नुकसान पहुंचाया है, ऐसे कौन से लोग हैं जो अभी भी कांग्रेस के पीछे लगे हुए हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, वोट परसेंटेज भी इनका अच्छा खासा है, उनको वो मानने को ही नहीं तैयार है कि कांग्रेस ने गड़बड़ करी। जब उनसे बात करो कि कांग्रेस के इसमें स्कैम्स बहुत हुए, तो वो कह देते हैं बीजेपी गवर्नमेंट इज ऑल्सो नो लेस, बीजेपी गवर्नमेंट इज ऑल्सो नो लेस, एज इफ करप्शन बीजेपी में नहीं होता। वो इतना हमको अंधभक्त बुलाते हैं, मैं तो उनको कहती हूँ अंधभक्त क्या, वो तो आंखें निकाल चुके हैं वेर और कान निकाल चुके हैं अपने वे कांग्रेस पे। व्हाट इज इट? मनी दे हैव अर्न्ड दैट पोजीशंस। फॉर मनी और पर्सनल हेटर्ड, जलन कुंठाएं, ये बहुत काम करती है। कुछ लोग तो जलन और कुंठाओं में उस तरफ है, और एक वर्ग तो आपके देश का 18% तो उस तरफ रहेगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि हाँ इस वो तरफ तो बाकी लोग है, राइट विंगर है। उनकी नहीं बात उसके है, अलावा हिंदुओं जो की बात हमारे है, लोग उधर है, हिंदुओं की बात। हाँ, और हिंदुओं में जो उस तरफ है, उनके अपने स्वार्थ हैं, पद लोलुपताएं हैं, किसी न किसी से पुराना जुड़ाव है, और नासमझी और बेवकूफी भी है। और कई बार तो लोकल उम्मीदवार को नापसंद करने के कारण भी वोट पड़ते हैं। तो ये छोटे छोटे कारण हैं। प्रमुख कारण पद की लोलुपताएं, स्वार्थवादिता, और गांधी जी के वो तीनों बंदर, एक देखता नहीं था, एक बोलता नहीं था, एक सुनता नहीं था, लेकिन तीनों के तीनों बाकी दोनों काम कर रहे थे। जो सुनता नहीं था वो बोलता और देखता था। तो गांधी जी के तीनों बंदर जो उन्होंने बताए थे, वो साले बड़े दुष्ट थे। तो बिल्कुल वैसे ही हमारे ये लोग हैं, समझ में सब आ रहा होता है, फिर भी
आंखें बंद और करके कर रहे हैं। साथ में इन्होंने कांग्रेस के रेजीम में बहुत कमाया भी होता है और इनको पोजीशंस भी मिली होती हैं, तो वो लॉयल्टी अभी इसलिए भी है। मैं तो इसी बात से खुश हूँ कि कम से कम वफादार तो है किसी के लिए। ये वफादारी ना भी छोड़ें तो अच्छा है। सुअरों से बेहतर कुत्ते होते हैं, कम से कम कुत्तों की तरफ रहें तो बेहतर है। सुअर ना ही बनेगा, 18% है हमारे पास। कुछ भी बोलते हैं आप। ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं, नमस्कार। दोबारा एक किसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो ये तो आपने प्रूव कर जी। दिया कि किस तरीके की आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।